तो अभी हम लोग बात करने वाले फॉलिंग डायमेंशंस के बारे में। बोगी में डिस्कस करेंगे फॉलिंग डायमेंशंस के बारे में। मतलब जो बोगी है, बोगी में कुछ पार्ट्स होते हैं, बोगी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। कुछ पैरामीटर्स होते हैं बोगी में जो कि हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, और वो जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं फॉलिंग डायमेंशंस। फॉलिंग डायमेंशंस जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये एटीपी, राइट। एटीपी एंटीना हमने डिस्कस किया था, ये बेसिकली ट्रेन की लोकेशन को बताता है। तो यहाँ पर ये जो एटीपी और जो टॉप ऑफ द रेल है, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, राइट। ये जो फॉलिंग डायमेंशन को, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं मेजरमेंट पैरामीटर्स ऑफ बोगी। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, द क्लियरेंस डी बिटवीन एटीसी एंटीना एंड द टॉप ऑफ द रेल शुड बी 115 to 150 mm in AWO condition. If the clearance 115 125, the adjustment shim 1 should be replaced position from E surface to F surface. तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पर ये जो हमें जो एटीपी एंटीना जो दिखाई दे रहा है, एटीपी एंटीना और यहाँ पर ये जो टॉप ऑफ द रेल है, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 115 से 150 mm के बीच में होना चाहिए। 115 से 150 mm के बीच में होना चाहिए AWO कंडीशन में। AWO कंडीशन में मतलब जब ट्रेन में कोई पैसेंजर नहीं होगे तभी वो वाली कंडीशन में यहाँ पर ये जो एटीपी एंटीना और जो रेल सरफेस है, दोनों के बीच का जो गैप है 115 से 150 mm होना चाहिए, राइट। अगर क्लियरेंस या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो गैप है एटीपी एंटीना और ये टॉप ऑफ द रेल, दोनों के बीच का क्लियरेंस, अगर दोनों के बीच का गैप अगर 115 से 125 के बीच में होता है, तो ऐसे केस में जो शिम का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग करते हैं, जो शिम होती है उसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। अभी शिम क्या होती है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट इतना हमने यहाँ से ये डिस्कस किया कि ये जो ये जो एटीपी एंटीना और जो टॉप ऑफ द रेल है, दोनों के बीच का जो गैप है 115 से 150 mm के बीच में होना चाहिए AW0 कंडीशन में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी बात करेंगे कि जो एक्सेल है उसका विजुअल इंस्पेक्शन कैसा करें। यहाँ पर ये वाली वीडियो में हम लोग फॉलिंग डायमेंशन के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही साथ विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में मतलब यहाँ पर ये वाली वीडियो का मेन मतलब ये है कि जो बोगी है उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, ये हमें देखना है। अब ये पैरामीटर्स में मेजरमेंट भी आ सकता है, अब ये पैरामीटर्स में विजुअल इंस्पेक्शन भी आ सकता है, राइट। तो जो बोगी सिस्टम है उसका हमें विजुअल इंस्पेक्शन करना है। क्लीन इंस्पेक्शन पोजीशन इफ रिक्वायर्ड, चेक द विजिबल पोजीशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ये कुछ इस तरीके से हमने कंसिडर किया, ये मोटर कार की बोगी का एक्सल, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ड्राइवर कार की बोगी का एक्सल, डीटी कार की बोगी का एक्सल, राइट। तो हमें क्या क्या देखना होता है जब भी हम लोग व्हील और एक्सल को देख रहे होते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या देखना होता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, हमें देखना होता है कि एक्सेल बॉक्स का एरिया हमें देखना होता है। ये अगर हम लोग देखें, ये है एक्सेल बॉक्स, ये कुछ इस तरीके से एक्सेल बॉक्स, यहाँ पर ये एक्सेल बॉक्स और यहाँ पर ये एक्सेल बॉक्स। तो ये जो एक्सेल बॉक्स का जो एरिया होता है ये हमें देखना होता है। हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो एक्सेल बॉक्स है बराबर से लगा है या नहीं, एक्सेल बॉक्स पे किसी तरीके का ब्रेकेज है या नहीं है। अगर किसी तरीके का ब्रेकेज होता है या फिर एक्सेल बॉक्स में किसी तरीके का क्रैक विजिबल होता है या फिर डेंट विजिबल होता है, तो ऐसे केस में हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होता है, राइट। अगर सिमिलरली जो एक्सेल बॉक्स है इसमें हमें बेसिकली अच्छी तरीके से लिब्रिकेशन भी प्रोवाइड करना होता है, जिसके वजह से जो एक्सेल बॉक्स होगा, जो एक्सेल होगा फ्रीली रोटेट कर पाएगा, राइट। फिर उसके बाद ये जो व्हील हमें जो दिखाई दे रहा है, व्हील का हमें बेसिकली विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है। व्हील में हमें देखना होता है कि कुछ व्हील डिफेक्ट है या नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे ट्रेन व्हील डिफेक्ट के बारे में, तो हमें ये देखना होता है कि ट्रेन के व्हील में कुछ डिफेक्ट है या नहीं है, राइट। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ब्रेक डिस्क हमें जो दिखाई दे रही है, ब्रेक डिस्क का भी हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो ब्रेक डिस्क है इसका हमें मेजरमेंट करना होता है। बेसिकली होता है कि जब ट्रेन में ब्रेक लगता है तो ऐसे केस में ब्रेकिंग के टाइम हीट जनरेट होती है। अभी वो हीट के वजह से होता है कि जो ब्रेक डिस्क होता है इसकी जो थिकनेस होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है, और वो जो डिक्रीमेंट एक पर्टिकुलर लिमिट तक के होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से बाहर हो गया तो ऐसे केस में जो ब्रेक डिस्क होगी वो हमें रिप्लेस करना होगा। तो जो ब्रेक डिस्क है इसकी थिकनेस को भी हमें देखना होता है। साथ ही साथ ये जो एक्सल हमें जो दिखाई दे रहा है, ये एक्सल को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज करना होता है। एक्सल पे कुछ ब्रेकेज तो नहीं है, एक्सल पे कुछ डेंट नहीं है। अगर कुछ ब्रेकेज होता है, कुछ डेंट अगर पाया जाता है, तो ऐसे केस में हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होता है। अभी ये जो गियर बॉक्स है मोटर कार के केस में, जो मोटर बोगी इसमें जो गियर बॉक्स है, इसमें हम लोग क्या करते हैं इसके भी बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल में। जो गियर बॉक्स होता है इसमें ऑयल होता है। अभी गियर बॉक्स का जो ऑयल का जो लेवल होता है वो हमें देखना होता है।
साथ ही साथ ये जो ऑयल का लेवल देखने से अगर हमें ऐसा लगता है कि ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल को ड्रेन करना पड़ता है, ऑयल अगर कम है तो जो ऑयल होता है उसे हमें टॉप अप करना होता है। और ये गियर बॉक्स को भी हमें पूरी तरीके से देखना होता है कि जो गियर बॉक्स है इस पर किसी तरीके का मतलब डेंट तो नहीं है, किसी तरीके से मतलब कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है, कुछ क्रैक तो नहीं है, कुछ डैमेज तो नहीं है। अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ अगर ये गियर बॉक्स में पाई जाती है तो ऐसे केस में वो जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है वो हमें रेक्टिफाई करना होता है। अब ये जो गियर बॉक्स है इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये जो गियर बॉक्स है सबसे नीचे की तरफ लगा होता है, राइट। तो मान लेते हैं ट्रेन के मोशन के टाइम ये जो गियर बॉक्स है स्लीपर के कांटेक्ट में आ सकता है। अगर कोई स्लीपर अगर थोड़ा ऊपर की तरफ अगर उठा होता है तो ऐसे केस में जो गियर बॉक्स है स्लीपर के कांटेक्ट में आ सकता है, राइट। तो वही हमें देखना होता है कि स्लीपर के कांटेक्ट में आने की वजह से आ सकता है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, ऐसा नहीं कि आता है, आ सकता है, प्रोबेबिलिस्टिक है, ये हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, राइट। रियल में ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो जैसे हमने बात किया अगर हमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई देती है तो ऐसे केस में हमें एक्शन लेना होता है। अब ये गियर बॉक्स में हम लोग क्या क्या विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं आगे बात करेंगे डिटेल में, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया चेक फॉर ट्रेस ऑफ ओवरहीट और फ्रिक्शन ऑन एक्सल बॉक्स, चेक फॉर फॉलिंग फास्टनर्स, चेक फॉर ट्रेस ऑन इम्पैक्ट ऑन एक्सल बॉक्स, चेक फॉर ग्रीस फ्लो आउट ऑन एक्सल बॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पूरे एक्सल में जो जो मूविंग पार्ट है वो मूविंग पार्ट पे हमें देखना होता है कि लुब्रिकेशन सिस्टम बराबर से है या नहीं। जैसे कि एक्सल बॉक्स पे देखेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम बराबर से है या नहीं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये मूविंग पार्ट होगा, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें बोल्ट, ये मूविंग पार्ट पे हमें इतना पता होना चाहिए कि जो बोगी है कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट में अगर कोई मैकेनिकल कंपोनेंट अगर मूव हो रहा होता है तो मूविंग पार्ट के बीच में लुब्रिकेशन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। ये बेसिक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ताकि जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएँ मूविंग पार्ट्स के बीच में। साथ ही साथ दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसमें हमें क्या मिलता है, नट बोल्ट मिलता है, स्क्रू अरेंजमेंट मिलता है, राइट। तो जो नट बोल्ट हो गया, स्क्रू अरेंजमेंट हो गया, वॉशर हो गया, वो हमें क्या करना होता है बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है। नट बोल्ट वॉशर या फिर स्क्रू अगर उसमें कुछ भी अगर एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई देती है, एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि नट बोल्ट लूज़ लगा है, वॉशर टूटा है, तो वो सब हमें क्या करना होता है, वो सब हमें बेसिकली रिप्लेस करना होता है, राइट। तो यहाँ पर वही डिस्कशन किया गया कि जो फॉलिंग ऑफ फास्टनर, बोल्ट, वॉशर, नट एक्सेट्रा, जो फास्टनिंग सिस्टम है, फास्टनर सिस्टम है, जैसे कि नट बोल्ट हो गया, वॉशर हो गया, ये हमें देखना होता है कहीं ये गिरा तो नहीं है, कहीं ये ब्रेक तो नहीं है। अगर गिरा होता है, ब्रेक होता है तो ऐसे केस में हम लोग दूसरा नट बोल्ट वॉशर लगाएंगे। वैसा तो होता नहीं है, यहाँ पर इसको हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन बोल रहे हैं, ये इमेजनरी इंस्पेक्शन है, इमेजनरी हम लोग सोचते हैं, राइट। ये विजुअल इंस्पेक्शन करने की वजह से होता है कि जो प्रैक्टिकली जो इंसिडेंट होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक के प्रिवेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद चेक गियर बॉक्स, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ गियर बॉक्स, जैसे कि हमने बात किया था जो गियर बॉक्स होता है कहाँ पर लगा होता है, हमारे मोटर कार में लगा होता है। तो जो गियर बॉक्स है उसका विजुअल इंस्पेक्शन में हम लोग क्या क्या करते हैं, चेक गियर बॉक्स फॉर फॉलिंग ऑफ पेंट, चेक फॉर फॉलिंग ऑफ फास्टनर, चेक फॉर ट्रेस ऑफ इम्पैक्ट एंड ब्रीच ऑन गियर बॉक्स, चेक फॉर लुब्रिकेशन लीकेज ऑन गियर बॉक्स नॉट सील एंड टाइट, चेक गियर बॉक्स ऑयल लेवल, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसका एक ही मतलब है, यहाँ पर ये पूरा जो लिखा है ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखना है। सबसे पहला जो गियर बॉक्स है उसमें हम लोग देखेंगे जो नट बोल्ट और जो वॉशर है उसको। गियर बॉक्स में नट बोल्ट वॉशर, गियर बॉक्स में नट बोल्ट वॉशर लगा होता है। अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से जैसे हमने बात किया था, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गियर बॉक्स है इसमें कुछ इस तरीके से नट बोल्ट लगा होता है, कुछ इस तरीके से नट बोल्ट लगा होता है। जो नट बोल्ट होता है गियर बॉक्स में ये हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है। अभी हमें देखना होता है कि नट बोल्ट बराबर से लगा है या नहीं है, नट बोल्ट कोई ब्रेक तो नहीं है, नट बोल्ट कोई लूज़ तो नहीं है, नट बोल्ट के नीचे जो वॉशर लगा है कहीं वो ब्रेक तो नहीं है, कहीं वो लूज़ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना होता है, बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने ये सब चीज़ें देखा। फिर उसके बाद हमें देखना होता है गियर बॉक्स में क्या होता है, ये गियर बॉक्स में गियर होता है और वो जो गियर होता है वो ऑयल में डिप्ट होता है। अभी हमें जो गियर बॉक्स है इसमें हमें ऑयल का लेवल देखना होता है। अभी जो ऑयल का जो लेवल होता है गियर बॉक्स में उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, राइट। तो जो ऑयल का जो लेवल है वो एक पर्टिकुलर मतलब लेवल पर होना चाहिए, ना ही उससे ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली फिगर में अगर हम लोग देखें, हाँ, तो यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स में कुछ इस तरीके से ऑयल लेवल हमें दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो ऊपर की तरफ हमें जो दिखाई दे रहा है वन का मतलब क्या होगा, वन का मतलब होगा मैक्सिमम ऑयल लेवल, और नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें टू का मतलब क्या होगा, मिनिमम ऑयल लेवल। तो जो ऑयल लेवल है मैक्सिमम ऑयल लेवल और मिनिमम ऑयल लेवल दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर ये ऑयल लेवल मैक्सिमम ऑयल लेवल से ऊपर चले जाता है, जैसे कि हमने बात किया जो ऑयल लेवल है मैक्सिमम ऑयल लेवल और मिनिमम ऑयल लेवल
दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर ये ऑयल लेवल अगर 1 से ऊपर चले जाता है तो ऐसे केस में जो ऑयल होगा उसको हम लोग ड्रेन करेंगे। सिमिलरली अगर ऑयल लेवल अगर 2 के नीचे चले जाता है तो ऐसे केस में जो ऑयल लेवल होगा उसे हमें क्या करना होगा, टॉप अप करना होगा। तो जो ऑयल का जो लेवल होता है गियर बॉक्स में, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है। मान लेते जो ऑयल है उसको हमने टॉप अप किया, अभी जो ऑयल है उसको हमने फिल किया। अभी फिल करने के बाद जो थोड़ा बहुत जो ऑयल होगा वो कहाँ पर लग जाएगा, गियर बॉक्स पे लग जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो ऑयल जो गियर बॉक्स पे जो लगा है वो हमें क्या करना होता है, क्लीन करना होता है बहुत अच्छी तरीके से, राइट। तो विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ गियर बॉक्स में हम लोग यही देखते हैं, सबसे पहला नट बोल्ट और फिर उसके बाद नट बोल्ट अरेंजमेंट देखते हैं, नट बोल्ट बराबर से लगे या नहीं, कोई नट बोल्ट लूज़ तो नहीं है, जो वॉशर है वो बराबर से लगा या नहीं, साथ ही साथ जो गियर केस है वो बराबर है या नहीं, गियर केस पे कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, गियर केस पे कुछ डैमेज तो नहीं है, गियर केस पे कुछ ब्रेक तो नहीं है। अगर कुछ डैमेज होता है, कुछ ब्रेक होता है, क्योंकि ये जो गियर बॉक्स होता है ये ट्रेन का, ये कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये कास्ट आयरन के बने होने की वजह से होता है कि अगर ये ज़रा से भी अगर ऊपर से नीचे गिर जाए तो टूटने के चांसेस होते हैं, राइट। ज़रा से भी अगर इस पर फोर्स एक्ट कर जाए तो इसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो इसका विजुअल इंस्पेक्शन में इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। अभी साथ ही साथ जो गियर बॉक्स का जो विजुअल इंस्पेक्शन है इसमें हमें ऑयल का जो लेवल है, ऑयल लेवल इंडिकेटर, वो भी बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है। फिर उसके बाद अभी आ जाते हैं विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन। अब जो प्राइमरी सस्पेंशन है उसमें हम लोग क्या विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो विजुअल इंस्पेक्शन है प्राइमरी सस्पेंशन का, इसमें हम लोग ये देखेंगे चेक फॉर फॉलन ऑफ फास्टनर, बोल्ट, वॉशर, नट एक्सेट्रा। यहाँ पर हमें यही देखना है कि जो प्राइमरी सस्पेंशन है इसमें कोई नट बोल्ट तो मिसिंग नहीं है, जो वॉशर है बराबर से लगे, वॉशर कहीं डैमेज तो नहीं है। फिर उसके बाद चेक द स्टेटस ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन नोड ऑफ स्विंग आर्म। जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है मतलब जो स्विंग आर्म का जो नोड होता है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये नोड है किसका, स्विंग आर्म का। तो ये जो स्विंग आर्म का जो नोड होता है हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है। यहाँ पर जितने भी जो मतलब पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि रबर स्टेकिंग, क्रैकिंग, अनलगिंग एक्सेट्रा, एक्चुअली ये पार्ट्स नहीं है। यहाँ पर ये जो हमें जो नोट जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा स्विंग आर्म, जैसे हमने बात किया था, और ऊपर की तरफ है स्प्रिंग। तो ये जो स्विंग आर्म है इसमें सारे के सारे जो मतलब जो नट बोल्ट्स लगे, सारे जो पार्ट्स लगे वो बराबर से लगे, यानी ये हमें बहुत अच्छी तरीके से इंश्योर करना होता है। कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है, हमें देखना होता है। अगेन जो डैम्पर होता है यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से डैम्पर दिखाई दे रहा है, ये प्राइमरी डैम्पर है। तो यहाँ पर ये जो डैम्पर है इसका हमें कंडीशन देखना होता है, डैम्पर में से कोई ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है, जो डैम्पर है कहीं से ब्रेक तो नहीं है, डैम्पर के जो स्क्रू बराबर से लगे हैं या नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें हमें देखना होता है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक स्पेसिंग बिटवीन पोजीशनिंग टम्बलर एंड फ्रेम, लिफ्टिंग पिन। यहाँ पर ये एक पिन होती है जिसे बेसिकली बोला जाता है लिफ्टिंग पिन। तो यहाँ पर वो जो लिफ्टिंग पिन है उसका जो पोजीशन होता है वो हमें देखना होता है, राइट। लिफ्टिंग पिन का जो पोजीशन होता है वो हमें देखना होता है। और दूसरा अगर हम लोग देखें चेक स्पेसिंग बिटवीन स्विंग आर्म, बैक स्टॉप एंड लिफ्टिंग पिन। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्विंग आर्म, बैक स्टॉप और ये लिफ्टिंग पिन है क्या, ये बेसिकली फिगर में विजिबल है ही नहीं, बट फिर भी ये पार्ट हमें पता होना चाहिए, बैक स्टॉप एंड लिफ्टिंग पिन, स्विंग आर्म, बैक स्टॉप एंड लिफ्टिंग पिन, दोनों के बीच का जो गैप है। यहाँ पर ये जो गैप जो दिखाई दे रहा है, जो कि हमें एरो की टिप शो कर रही है, ये जो गैप होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं गैप बिटवीन स्विंग आर्म, बैक स्टॉप, स्विंग आर्म, बैक स्टॉप और लिफ्टिंग पिन, दोनों के बीच का गैप। तो यहाँ पर ये जो स्विंग आर्म, बैक स्टॉप और जो लिफ्टिंग पिन है, दोनों के बीच का जो गैप है बी, वो कितना होना चाहिए, 40 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 40 mm होना चाहिए। और इसमें ±4 mm का जो वेरिएशन है वो एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अभी आ जाते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन। यहाँ पर ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, स्पेसिंग बिटवीन स्विंग आर्म, बैक स्टॉप एंड लिफ्टिंग पिन, ये कितनी होना चाहिए, स्विंग आर्म, बैक स्टॉप और लिफ्टिंग पिन दोनों के बीच का जो गैप है 40 mm होना चाहिए, ±4 mm का जो वेरिएशन है वो एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली बात करते हैं अभी सेकेंडरी सस्पेंशन के बारे में। तो विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन। अभी जो सेकेंडरी सस्पेंशन है इसमें हम लोग क्या विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। तो सेकेंडरी सस्पेंशन में अगर हम लोग देखें, अगेन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो नट बोल्ट, जो वॉशर और जो नट है वो बराबर से लगा या नहीं, राइट। कहीं से नट बोल्ट तो लूज़ नहीं है, कहीं से वॉशर तो लूज़ नहीं है, कहीं से नट तो लूज़ नहीं है, तो ये सब हमें देखना है। चेक फॉर फॉलन फास्टनर्स, जैसे कि बोल्ट, वॉशर, नट एक्सेट्रा, नट बोल्ट देखना है, वॉशर देखना है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेकेंडरी सस्पेंशन में हमें क्या क्या मिलता है, हमें वर्टिकल डैम्पर मिलता है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, लेटरल डैम्पर मिलता है। और फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है,
हमें एयर स्प्रिंग मिलती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अभी जो एयर स्प्रिंग है उसकी हमें सरफेस देखना है, चेक सरफेस ऑफ एयर स्प्रिंग। यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग हमें जो दिखाई दे रही है जिसको हम लोग एयर सस्पेंशन बेलो बोलते हैं, रबर का बना होता है, तो इसकी जो सरफेस हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है, राइट, क्योंकि रबर का बना होता है तो इसमें बेसिकली ब्रेक आने के, क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज़ करना होता है, बहुत अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करना होता है। अगर हमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई देती है तो उसे हमें क्या करना होता है, हमें मार्क करना होता है, राइट। तो चेक सरफेस कंडीशन ऑफ एयर स्प्रिंग, ट्रेस ऑफ कटिंग, क्रेजिंग, इसमें कुछ कटिंग तो नहीं है, कुछ मतलब कुछ कटिंग तो नहीं है, कुछ स्क्रैच तो नहीं है, तो वो सब हमें देखना होता है। चेक सरफेस कंडीशन ऑफ एमरजेंसी रबर स्प्रिंग, जैसे हमने बात किया जो एमरजेंसी रबर स्प्रिंग है उसकी हमें सरफेस कंडीशन को देखना है, जैसे कि हमने बात किया, एंड सो ऑन। चेक कंडीशन ऑफ वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डैम्पर एंड नोड स्टेटस। यहाँ पर जब भी हम लोग डैम्पर्स को देखेंगे तो ऐसे केस में जो वर्टिकल और जो ट्रांसवर्स डैम्पर है, जब भी हम लोग डैम्पर को देखेंगे तो ऐसे केस में जो डैम्पर है उसमें हम लोग ऑयल लीकेज को फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करेंगे, क्योंकि डैम्पर में ऑयल होता है। अगर डैम्पर में अगर ऑयल लीक हो रहा है तो ये अच्छा नहीं होता, अनडिज़ायरेबल होता है, तो ऑयल लीकेज देखेंगे। ऑयल लीकेज अगर ज़्यादा हो रहा है तो जो डैम्पर होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, तो डैम्पर में हमें ऑयल लीकेज देखना होता है और नोट का स्टेटस देखना होता है। नोट का स्टेटस क्या होता है, जो डैम्पर जिसके साथ कनेक्टेड होता है, ब्रैकेट के साथ कनेक्टेड होता है, उसको बोला जाता है नोड। जिस दो पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड। डैम्पर जिस दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड, राइट। नोड स्टेटस मतलब जो डैम्पर होता है, यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ हमें जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। डैम्पर को अगर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखें तो हमें समझ में आएगा, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, यहाँ पर ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, डैम्पर लगा है, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं नोड। तो ये जो नोड होता है इसका हमें स्टेटस देखना होता है, राइट। कंडीशन, चेक कंडीशन एंड साइट, चेक कंडीशन ऑफ साइट tumble proof twist pull and ensure no losing of coupling bolt on the torsion bar in case of permanent deformed crack or broken node, deassemble the torsion bar assembly and replace faulty part। तो यहाँ पर जो टॉर्शनल जो बार होता है, टॉर्शनल बार मतलब जो ट्रैक्शन टॉर्शनल जो बार होता है, टॉर्शनल बार कौन सा बार होता है, एंटी रोलिंग बार होता है, राइट। तो जो एंटी रोलिंग बार है उसकी हमें कंडीशन देखना होता है। अगर एंटी रोलिंग बार अगर कहीं से भी हमें डैमेज दिखाई देता है, राइट, एंटी रोलिंग बार में अगर किसी भी तरीके का डेंट आता है, किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन आता है, तो इससे इसमें जो एंटी रोलिंग बार होगा, टॉर्शन बार होगा, उसे हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। वही हमें देखना है। अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं एबनॉर्मलिटीज़ अगर कुछ दिखाई देती है तो उसके बिहाफ में हमें एक्शन लेना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डायमेंशनल चेक में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो सेकेंडरी जो एयर स्प्रिंग है उसका हमें डायमेंशनल चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये कार बॉडी से लेकर जो बोगी फ्रेम है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आफ्टर एरेशन ऑफ एयर स्प्रिंग चेक डिस्टेंस फ्रॉम कार बॉडी सपोर्ट सरफेस एयर स्प्रिंग टू रेल सरफेस, राइट। हाइट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट शैल नॉट बी एक्सेड 2 mm, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो एयर स्प्रिंग होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, एयर को भरेंगे। एयर भरेंगे हम लोग, एयर नहीं भरते ट्रेन में। जो एयर स्प्रिंग होती है उसमें ऑटोमेटिकली एयर आता है, ये जो एयर स्प्रिंग होती है इसमें ऑटोमेटिकली एयर फिल होता है, राइट। अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है इसमें जो एयर जो आती है किसके थ्रू आती है, सेकेंडरी सस्पेंशन रिजर्वायर के थ्रू आती है, इसके बारे में हमने बात किया है। तो यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है, यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है, ये जो एयर स्प्रिंग का जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, एयर स्प्रिंग का जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है और जो रेल लेवल होता है, दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें कितने का गैप होना चाहिए, 898 mm का गैप होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग हमने जो कंसिडर किया है, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर ये हमने एयर स्प्रिंग कंसिडर किया है। तो जो एयर स्प्रिंग का टॉप और रेल सरफेस का बॉटम, तो एयर स्प्रिंग का टॉप और रेल सरफेस का बॉटम दोनों के बीच का जो गैप है 890 mm होना चाहिए, ±5% का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। तो रेल सरफेस का टॉप और जो जो एयर स्प्रिंग है उसका टॉप, एयर स्प्रिंग का टॉप और रेल सरफेस का बॉटम, एयर स्प्रिंग का टॉप, हम लोग रेल सरफेस का बॉटम नहीं बोलेंगे, रेल सरफेस ही बोलेंगे, क्योंकि रेल सरफेस का बॉटम अगर बोलेंगे तो जो रेलवे में जो फास्टनर सिस्टम होता है वहाँ तक भी हमें कंसिडर करना होगा, राइट। तो जो एयर स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग का टॉप किसके साथ कनेक्टेड होता है, कार बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। तो जो एयर स्प्रिंग का टॉप और जो रेल लेवल है, रेल सरफेस, रेल के बारे में हमने बात किया। रेल क्या होती है, ट्रैक के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से बात किया। जो रेल होती है स्लीपर के ऊपर लगी होती है,
राइट, जिसके ऊपर ट्रेन का व्हील कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग का टॉप और रेल सरफेस दोनों के बीच का जो गैप है 890 mm होना चाहिए, ±5% का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। राइट, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वही लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाइट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दो एयर स्प्रिंग लगी होती है, लेफ्ट साइड में लगी होती है और राइट साइड में लगी होती है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो एयर स्प्रिंग है, दोनों एयर स्प्रिंग के बीच का जो हाइट डिफरेंस है 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो जैसे कि हमने बात किया, दोनों साइड की जो एयर स्प्रिंग है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड की जो एयर स्प्रिंग है, दोनों के बीच का जो हाइट डिफरेंस है 2 mm के बीच में नहीं होना चाहिए। चेक डिस्टेंस बिटवीन कार बॉडी सपोर्ट एयर स्प्रिंग एंड एयर स्प्रिंग सीट अपर प्लेन, ये हमें नहीं कंसिडर करना है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, इसके बारे में हमने बात नहीं किया ना। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या बात किया था, यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग का टॉप और रेल सरफेस दोनों के बीच का जो गैप है 890 mm होना चाहिए, ±5 mm का जो वेरिएशन है वो एक्सेप्टेबल है। अब दूसरा अगर हम लोग देखें, ये जो एयर स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग का टॉप और जो बोगी का जो सरफेस है, बोगी फ्रेम का जो सरफेस है, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो क्रॉस बीम है, क्रॉस बीम का सरफेस। बोगी फ्रेम में तो हमें क्रॉस बीम मिलेगा, एंड बीम मिलेगा, साइड बीम असेंबली मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली कंसिडर करना है क्रॉस बीम। तो क्रॉस बीम का सरफेस, क्रॉस बीम का सरफेस, क्योंकि यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है कहाँ पर लगी होती है, एयर स्प्रिंग कहाँ पर लगी होती है, क्रॉस बीम पे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमें क्रॉस बीम दिखाई दे रही है, तो क्रॉस बीम के ऊपर क्या लगी होती है, एयर स्प्रिंग लगी होती है। राइट, तो हमें कहाँ से कहाँ तक का गैप कंसिडर करना है, ये जो एयर स्प्रिंग का जो टॉप है, एरो की टिप, ये जो एयर स्प्रिंग का जो टॉप है, एरो का टिप, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो क्रॉस बीम का जो सरफेस है वहाँ तक का गैप। राइट, तो यहाँ पर वही लिखा है चेक, यहाँ पर वही लिखा है डिस्टेंस बिटवीन कार बॉडी सपोर्ट सरफेस एयर स्प्रिंग सरफेस एंड द एयर स्प्रिंग सीट अपर प्लेन, जिसको मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग का जो टॉप सरफेस है वो एयर स्प्रिंग का टॉप, और यहाँ पर ये जो क्रॉस बीम है उसका सरफेस, क्रॉस बीम की सरफेस से लेकर क्रॉस बीम की सरफेस से लेकर एयर स्प्रिंग का जो टॉप वहाँ तक का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 255 mm होना चाहिए, ±5 mm का जो वेरिएशन है वो एक्सेप्टेबल है। राइट, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें चेक बैक स्टॉप क्लियरेंस अगेंस्ट ओवर एरेशन 30 mm इफ़ हाइट डू नॉट कन्फर्म टू रिक्वायरमेंट एडजस्टेड। राइट, यहाँ पर ये जो बैक स्टॉप क्लियरेंस होता है, हमें बेसिकली बैक स्टॉप क्लियरेंस, सबसे पहले बैक स्टॉप क्या होता है पार्ट हमें देखना होगा, तब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। चेक ट्रांसफर्स बैक स्टॉप क्लियरेंस, थ्योरेटिकली इसकी जो स्पेसिंग है 10 mm है, कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ ट्रांसफर्स बैक स्टॉक 25 mm, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो बैक स्टॉप है इसको हम लोग कभी प्रैक्टिकली देखें, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। बट ये दो चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है उसके टॉप से लेकर जो क्रॉस बीम का जो सरफेस है दोनों के बीच का जो गैप है वो 255 mm होना चाहिए, ±5 mm का जो वेरिएशन है वो एक्सेप्टेबल है। और दूसरा हमने ये डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है उसका टॉप और जो रेल लेवल की जो सरफेस है दोनों के बीच का जो गैप है वो 890 mm होना चाहिए, ±5 mm का जो वेरिएशन है वो एक्सेप्टेबल है। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ड्रॉ गेयर। राइट, अभी यहाँ पर ये सेंटर ड्रॉ गेयर का मतलब क्या, सेंटर पिवट और ट्रैक्शन रॉड। अब ये सेंटर पिवट और ट्रैक्शन रॉड में हम लोग क्या विजुअली इंस्पेक्शन करेंगे। राइट, तो विजुअली इंस्पेक्शन में अगेन हमें सबसे पहला क्या देखना है, नट बोल्ट देखना है, फास्टनर सिस्टम देखना है। फास्टनर सिस्टम में हमारे पास आ जाता है नट बोल्ट वॉशर। तो नट बोल्ट वॉशर हमें देखना है लूज तो नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से ब्रेक तो नहीं है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है। फिर उसके बाद जो ट्रैक्शन बार होता है, चेक कंडीशन ऑफ ट्रैक्शन बार एंड बार नोड। यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन बार हमें जो दिखाई दे रहा है, ट्रैक्शन बार की जो नोड हमें जो दिखाई दे रही है वो हमें चेक करना होता है। राइट, तो यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन बार है इसका हमें स्टेटस देखना होता है कि जो ट्रैक्शन बार है बराबर से लगा या नहीं। ट्रैक्शन बार में किसी तरीके का ट्रैक्शन बार तो ऑब्वियसली बराबर से लगा होता है, ट्रैक्शन बार में कुछ डैमेज तो नहीं है, ट्रैक्शन बार में कुछ डेंट तो नहीं है, ट्रैक्शन बार का कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, कोई वॉशर गिरा तो नहीं है। तो ये सब हमें देखना होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेंटर पिवट में भी अगेन हम लोग क्या देखेंगे, जो नट बोल्ट जो वॉशर सिस्टम है ये सब हमें देखना है कि नट बोल्ट बराबर से लगा या नहीं, कहीं से लूज़ तो नहीं है, क्योंकि ट्रेन जब चल रही होती है तो वाइब्रेशन की वजह से जो नट बोल्ट है लूज़ हो सकते हैं। राइट, तो ये नट बोल्ट बराबर से लगे या नहीं, कि नट बोल्ट लूज़ है, वॉशर बराबर से लगे या नहीं, ये सब हमें देखना होता है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ जो ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट होती है, एंटी स्टॉप ओवर इन्फ्लेटेड प्लेट, उसका भी हमें स्टेटस देखना होता है। अभी ये जो नीचे का जो पार्ट होता है बोगी का उसको हम लोग कैसा देखते हैं,
या तो अंडर फ्रेम में जाके देखेंगे या फिर पूरी जो ट्रेन होगी उसको हम लोग रेल कार लिफ्टिंग सिस्टम के थ्रू ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और नीचे जाके देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेक रीजिंग सिस्टम, तो जो ब्रेक रीजिंग सिस्टम है उसका हमें विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है। ब्रेक रीजिंग सिस्टम का विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक रीजिंग सिस्टम में हमें क्या मिलता है, जैसे हमने बात किया था ब्रेक रीजिंग सिस्टम में हमें बेसिकली पाइप मिलते हैं, न्यूमेटिक पाइप। अभी जो न्यूमेटिक पाइप है इसका हमें देखना होता है बराबर से, मतलब ये न्यूमेटिक पाइप कनेक्टेड है या नहीं, कहीं से तो एयर लीकेज तो नहीं हो रही है, वो सब हमें देखना होता है। और फिर उसके बाद वही बोल्ट वॉशर लॉक नट ये सब हमें देखना होता है कि वो बराबर से लगे यानी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है एंड सो ऑन। सिमिलरली अभी आगे बात करते हैं जो ग्राउंडिंग एक्सल हेड होता है उसका हमें विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है। तो विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ग्राउंडिंग एक्सल हेड, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो ग्राउंडिंग केबल होता है उसका हमें क्या करना होता है, विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है। तो यहाँ पर ये जो केबल हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ग्राउंडिंग केबल। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये लास्ट वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिडर करना है, चेक फॉर डैमेज ऑफ ग्राउंडिंग केबल एंड कंडीशन ऑफ केबल एंड बैंड पार्ट एब्रेशन कटिंग। तो यहाँ से हमें क्या डिस्कस करना है, यहाँ पर हमें क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर ग्राउंडिंग केबल अर्थिंग केबल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ग्राउंडिंग केबल मतलब अर्थिंग केबल हो गया, अर्थिंग केबल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। हमारी ट्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जैसे कि हमारे पास कन्वर्टर इन्वर्टर हो गया, स्टैटिक इन्वर्टर हो गया, ट्रैक्शन मोटर हो गई, तो ये सब है क्या, ये सब बेसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। ऑब्वियसली अगर कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गए तो ऐसे केस में लीकेज करंट होगा, तो जो लीकेज करंट होता है उसे हमें लो रेसिस्टेंस पाथ के थ्रू फ्लो करवाना होता है, और जो लो रेसिस्टेंस पाथ होता है ये है बेसिकली अर्थिंग केबल होता है, ग्राउंडिंग केबल होता है, राइट। तो ये जो अर्थिंग केबल और जो ग्राउंडिंग केबल जैसे हम लोग बोल रहे हैं, इसे हमें इसका हमें विजुअल इंस्पेक्शन में हमें क्या देखना है, सबसे पहला जो ग्राउंडिंग केबल जो अर्थिंग केबल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, राइट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो उसका जो प्रैक्टिकल व्यू होता है हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। तो हमें बेसिकली चेक क्या करना होता है, जो अर्थिंग केबल होता है, केबल हमें बेसिकली देखना होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अर्थिंग एक्सेलेंट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से अर्थिंग केबल है, यहाँ पर ये अर्थिंग एक्सेलेंट हमें दिखाई दे रहा है, ये अर्थिंग केबल है, ये कुछ इस तरीके से अर्थिंग केबल लगा होता है। तो ये जो अर्थिंग केबल होता है इसके यहाँ पर क्या लगी होती है, कंडक्टिव ग्रीस लगी होती है। तो अभी हमें कंडक्टिव ग्रीस लगाने की क्या रिक्वायरमेंट होती है, अर्थिंग केबल इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, रेसिस्टिविटी कम से कम होना चाहिए। तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग कंडक्टिव ग्रीस लगा देते हैं। तो जो कंडक्टिव ग्रीस है वो बराबर से लगी है या नहीं लगी है, तो वो हमें देखना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो एक्सेलेंट अर्थिंग एक्सेलेंट ये बराबर से लगा है या नहीं, वो हमें देखना होता है। कहीं से नट बोल्ट तो लूज़ नहीं है, राइट, वॉशर बोल्ट कहीं से क्रैक तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, वो हमें देखना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ये जो अर्थिंग केबल एंड हमें जो दिखाई दे रहा है, केबल जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग केबल। तो हमें अर्थिंग केबल में क्या देखना होता है कि जो अर्थिंग केबल है ये डैमेज है या नहीं, कहीं से कटा है या नहीं है। अगर कहीं से कटा होगा तो ये अनडिज़ायरेबल है, कहीं से अगर डैमेज होगा तो भी ये क्या है, ये भी अनडिज़ायरेबल है। तो जो अर्थिंग केबल एंड होता है ये हमें बेसिकली देखना होता है, जो अर्थिंग केबल होता है ये हमें देखना होता है बराबर से लगा या नहीं, ये कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से कट तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है। तो विजुअल इंस्पेक्शन में हम लोग यही कंसिडर करते हैं, जो केबल होता है अर्थिंग केबल उसको हम लोग प्रॉपरली देखते हैं, कहीं से मतलब वो डैमेज तो नहीं है, कहीं से ब्रेक तो नहीं है। तो ये सब देखा जाता है किसमें, विजुअल इंस्पेक्शन में, राइट। फिर आगे डिस्कस करते हैं, जैसे हमने बात किया, हाँ। तो यहाँ पर चेक फॉर डैमेज ऑफ ग्राउंडिंग केबल एंड कंडीशन ऑफ केबल एंड बैंड पार्ट, जैसे कि हमने बात किया। अभी ये सब हम नहीं भी डिस्कस करें तो भी हमें चलेगा, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या करते हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ WSP एक्सेलेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें WSP का फुल फॉर्म क्या होता है, WSP और WFL दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है। जो WFL होता है व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, और ये जो WSL होता है बेसिकली व्हील स्लिप प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, राइट। तो WSP एक्सेलेंट, तो जो WSP एक्सेलेंट होता है इसमें हमें क्या देखना होता है, सबसे पहला अगेन हमें वही देखना होता है, कहीं से बोल्ट, कहीं से वॉशर, कहीं से नट तो बेसिकली डैमेज तो नहीं है, नट बोल्ट वॉशर में कुछ मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है, नट बोल्ट वॉशर कहीं से लूज़ तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखना होता है। चेक फॉर ट्रेस ऑफ वाइब्रेशन एंड बम्पिंग ऑन एक्सल बॉक्स कवर। तो जो एक्सल बॉक्स कवर है वो हमें देखना होता है कि वाइब्रेशन की वजह से होता क्या है, जो एक्सल बॉक्स का जो कवर होता है
ये क्या हो सकता है, बेसिकली लूज़ हो सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन जनरेट होता है। वाइब्रेशन जनरेट होने की वजह से होगा क्या, जो नट बोल्ट अरेंजमेंट होगा, हर एक पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, चेक फॉर बोल्ट वॉशर नट बोल्ट एक्सेट्रा। यहाँ पर ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि जब हमारी ट्रेन चलती है तो ऐसे कि इसमें वाइब्रेशन जनरेट होता है, और ये वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशन का कहीं कहीं वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हो सकता है कि जो नट बोल्ट जो वॉशर है ये क्या हो सकते हैं, लूज़ हो सकते हैं, राइट। ये सब हमारा इमेजिनरी कंसिडरेशन है, जिसके वजह से जो प्रैक्टिकली जो एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाते हैं जब हम लोग ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो जैसे हमने बात किया, जो नट बोल्ट जो वॉशर है क्या हो सकता है, लूज़ हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो नट बोल्ट वॉशर, इसको बार बार विजुअल इंस्पेक्शन करो, ये देखो बराबर से है या नहीं, बराबर से लगा है या नहीं लगा है, टाइट है या नहीं, इसकी टाइटनेस हमें चेक करना होता है। तो यही रीज़न की वजह से जो नट बोल्ट वॉशर होता है इसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं, राइट। तो चेक फॉर दी ट्रेस ऑफ वाइब्रेशन एंड बम्पिंग ऑन एक्सल कवर। जो एक्सल कवर होता है वो हमें देखना होता है, एक्सल कवर पे कुछ बम्पिंग तो नहीं है, एक्सल कवर पर कुछ मतलब क्रैक तो नहीं, कुछ डैमेज तो नहीं है, तो वो सब हमें देखना होता है, राइट। फिर उसके बाद इफ़ कंडीशन इज़ पुअर यूज़ फिलर गेज टू चेक क्लियरेंस बिटवीन टैकोमीटर व्हील गियर टिप एंड WSP हेड। अगर कंडीशन अगर हमें पुअर दिख रही है, मतलब जैसे कि हमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई दे रही है, तो ऐसे केस में फिलर गेज का यूज़ किया जाता है। फिलर गेज के थ्रू जो टैकोमीटर व्हील गियर टैकोमीटर व्हील गियर टिप एंड WSP हेड, तो यहाँ पर ये जो फिलर गेज हम लोग यूज़ करते हैं, और ये जो फिलर गेज है इसके थ्रू हम लोग क्या मेजर करते हैं, जो टैकोमीटर व्हील गियर टिप होता है, टैकोमीटर व्हील गियर टिप और जो WSP जो हेड है, दोनों के बीच का हम लोग गैप देखते हैं, राइट। तो दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो क्लियरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0.5 mm से 1.3 mm के बीच में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, अगर हमें एक्सेल बॉक्स कवर पे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई दे रही है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल बॉक्स कवर पे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई दे रही है तो एक्सेल बॉक्स कवर को हमें रिप्लेस करना होगा, राइट। सिमिलरली हम लोग फिलर गेज यूज़ करेंगे, फिलर गेज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, टैकोमीटर व्हील गियर टिप और WSP हेड दोनों के बीच का हम लोग क्लियरेंस देखेंगे, दोनों के बीच का जो क्लियरेंस है 0.5 mm से 1.3 mm के बीच में होना चाहिए। फिर सर चेक फॉर डैमेज ऑफ WSP केबल। जो WSP केबल होता है उसमें हमें देखना होता है कुछ डैमेज वैमेज तो नहीं है, कुछ ब्रेक डाउन तो नहीं है, कुछ कट तो नहीं है। तो WSP केबल किस तरीके से होता है उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। WSP केबल हमें किस तरीके से दिखाई देता है, राइट। यहाँ पर हमने बात किया WFL के बारे में, तो जो WSP केबल होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, शिट। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें WSP केबल, यहाँ पर ये ओडोमीटर का एक्सल, यहाँ पर ये ओडो एक्सल एंड हो गया, यहाँ पर ये अर्थिंग एक्सल एंड हो गया, यहाँ पर ये WSP एक्सल एंड होता है, WSP एक्सल एंड। यहाँ पर ये WPA लिखा है बट ये WSP एक्सल एंड होता है, राइट। ये अर्थिंग एक्सल एंड होता है कुछ इस तरीके से। WSP एक्सल एंड जो अर्थिंग एंड होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओडोमीटर हमें कुछ इस तरीके से, ओडोमीटर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हम लोग देखते साथ ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओडोमीटर कुछ इस तरीके से, अर्थिंग एक्सल कुछ इस तरीके से, WSP सिस्टम हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो जो केबल होता है ये हमें देखना होता है केबल पे कहीं ब्रेक तो नहीं है, कहीं से डेंट तो नहीं है, कहीं से कटिंग तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करना होता है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया। अभी सिमिलरली आगे बात कर लेते हैं कि जो बोगी फ्रेम होता है उसमें क्या क्या विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। अभी हमने सारे पार्ट्स के बारे में बात किया। सिमिलरली जो बोगी फ्रेम है इसके बारे में बात करना है आगे हमें। बोगी फ्रेम स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग देखें, हाँ, ओडोमीटर जैसे कि अभी हमने बात किया, जो ओडोमीटर का जो विजुअल इंस्पेक्शन है उसमें हमें क्या देखना है, अगेन ओडोमीटर में हमें देखना है कि जो नट बोल्ट और जो वॉशर है वो बराबर से लगे हैं या नहीं। नट बोल्ट वॉशर में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ अगर दिखाई दे रही है तो हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि नट बोल्ट ढीला है, जो वॉशर है वो अपनी जगह से हटा है, तो ये एबनॉर्मेलिटीज़ है। चेक फॉर ट्रेस ऑफ वाइब्रेशन एंड बम्पिंग ऑन कवर। जो कवर है उस पर कुछ बम्पिंग तो नहीं है, वाइब्रेशन की वजह से जो ओडोमीटर का ये जो कवर है, जो ओडोमीटर है कहीं ये लूज़ तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना होता है, देखना होता है, राइट। और अगर कंडीशन बहुत पुअर होती है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो ओडोमीटर का जो वायर अलॉन्ग विद जी ओडोमीटर इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद हमें बात करना है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग। जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है किसके बीच में लगी होती है, यहाँ पर ये गियर बॉक्स के बीच में और ये ट्रैक्शन मोटर, दोनों एक कपलिंग के थ्रू जुड़े होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल कपलिंग में हमें क्या देखना होता है, चेक कपलिंग फॉर ट्रेस ऑफ ओवरहीट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ये जो कपलिंग है इसमें हमें देखना होता है ओवरहीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है इसमें मतलब कुछ ट्रेस तो नहीं आ गया, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं आ गई है, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है इसका टेम्परेचर कितना होता है ये भी हमें देखना होता है। फ्लेक्सिबल कपलिंग में हमें ये देखना होता है
क्योंकि फ्लेक्सिबल कपलिंग का टेम्परेचर हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि जो मोटर का जो टेम्परेचर होता है, मोटर कंटिन्यूसली चलती है, करंट फ्लो होता है, हीट जनरेट होती है, तो जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग से होते हुए हमारे गियर बॉक्स तक क्या आता है। तो जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है इसका भी हमें क्या देखना होता है, टेम्परेचर हमें देखना होता है कि नॉर्मल रेंज में है या नहीं। टेम्परेचर की लिमिट अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे केस में ट्रेन को ऑपरेशन के लिए नहीं लेके जा सकते। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर हमें देखना है कि जो नट बोल्ट वॉशर जो है वो बराबर से लगे, यानी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है इसमें बराबर से ग्रीसिंग है या नहीं, फ्लेक्सिबल कपलिंग में बराबर से लुब्रिकेशन है या नहीं, ये हमें देखना होता है। अगर ग्रीसिंग लुब्रिकेशन अगर बराबर नहीं है, सफिशिएंट इनफ नहीं है, तो हमें ग्रीसिंग लुब्रिकेशन करना होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ मोटर कार बोगी कंसिडर कर लो या फिर डीटी कार बोगी कंसिडर कर लो, तो विजुअल इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग देखें विजुअल इंस्पेक्शन में जो बोगी का जो फ्रेम होता है, जब भी हम लोग बोगी का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सारे फ्रेम को देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सारे असेंबलीज़ को देखते हैं, जैसे कि मोटर कार कंसिडर कर लेते हैं, मोटर कार में साइड बीम असेंबली को देखेंगे, क्रॉस बीम असेंबली को देखेंगे, फिर उसके बाद एंड बीम असेंबली को देखेंगे। ये हमने देखा साइड बीम असेंबली, क्रॉस बीम असेंबली, एंड बीम असेंबली, उस पर कुछ डैमेज तो नहीं है, कुछ मतलब हमें डेंट वेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, राइट। तो ये हमने चेक किया। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें क्या देखना होता है, जो बोगी फ्रेम पे जो ब्रैकेट जो लगी होती है वो हमें देखना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ब्रैकेट है इसके डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एयर सस्पेंशन बैलों के लिए जो ब्रैकेट है वो, फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये जो ब्रेक कैलिपर के लिए जो ब्रैकेट है ये हमें देखना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो हैंगर होता है ये हमें देखना होता है। ये जो ब्रैकेट होती है हमें देखना होता है। फिर उसके बाद जो ट्रैक्शन मोटर को लगाने के लिए जो ब्रैकेट असेंबली होती है वो हमें देखना होता है। फिर उसके बाद ये जो नोड्स हमें जो दिखाई दे रही है ये हमें देखना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो डैम्पर के लिए जो ब्रैकेट होती है ये हमें बेसिकली देखना होता है। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज़ करते हैं, राइट। ये फ्रेम को, और ये जो फ्रेम के साथ ऑब्वियसली जो फ्रेम के साथ जो ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट के साथ जितने भी जो इक्विपमेंट्स लगेंगे वो क्या होंगे, वो नट बोल्ट के साथ कनेक्टेड होंगे। जैसे कि जो वर्टिकल डैम्पर है ये कैसा कनेक्टेड होगा, नट बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड होगा, राइट। तो जो नट बोल्ट असेंबली है वो भी हमें क्या करना होगा, बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा। ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है हमारे ट्रेलर कार के लिए भी। ट्रेलर कार के लिए अगर हम लोग देखें, हमें बेसिकली साइड बीम मिलती है, क्रॉस बीम मिलती है। तो साइड बीम और क्रॉस बीम पे सेम चीज़ हमें इंश्योर करना होता है कि साइड बीम बराबर है या नहीं, साइड बीम पे कुछ डैमेजेस तो नहीं है, साइड बीम पे कुछ डेंट तो नहीं है। फिर उसके बाद सिमिलरली जो क्रॉस बीम है वो बराबर है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है। फिर उसके बाद अभी हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो व्हील होता है उसमें कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो व्हील में अलग अलग टाइप के डिफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, रोलिंग कॉन्टैक्ट फैटिग हो गया, RCF जिसे बोला जाता है, रोलिंग कॉन्टैक्ट फैटिग। तो व्हील डिफेक्ट में सबसे पहला रोलिंग कॉन्टैक्ट फैटिग हो गया, थर्मल क्रैक हो गया, स्पेलिंग और शील्ड क्रैक थ्रेड हो गया, राइट। यहाँ पर ये थ्रेड असेंबली क्या होती है, स्पेलिंग क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले हमने बात किया RCF के बारे में, रोलिंग कॉन्टैक्ट फैटिग क्रैक हो गया, थर्मल क्रैक हो गया, स्पेलिंग और शील्ड थ्रेड हो गया, स्किल्ड व्हील्स हो गया, स्किडेड व्हील्स हो गया। स्किडेड व्हील्स मतलब फ्लैट्स व्हील, थिन फ्लैंज हो गया, पतला फ्लैंज। फिर उसके बाद फ्रैक्चर्ड व्हील, फिर उसके बाद अराइजेज मतलब शार्प फ्लैंज। तो ये सब है क्या, ये सब है बेसिकली व्हील डिफेक्ट। तो व्हील डिफेक्ट में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहला RCF है, रोलिंग कॉन्टैक्ट फैटिग क्रैक, थर्मल क्रैक, स्पेलिंग और शील्डेड क्रैक, शील्ड थ्रेड, स्किडेड व्हील्स। फिर उसके बाद थिन फ्लैंज, फिर उसके बाद शार्प फ्लैंज, थिन फ्लैंज, शार्प फ्लैंज, फ्रैक्चर्ड व्हील। तो ये सारे के सारे है क्या, ये सारे के सारे व्हील डिफेक्ट है जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे।